नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रही हूँ जिनकी रुचि राजनीति के साथ साथ अध्यात्म में भी अत्यधिक है। तो आइए मिलते हैं गजेंद्र प्रसाद पोद्दार जी से। गजेंद्र प्रसाद जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे केवी स्टूडियो में बुलाने के लिए आप डॉक्टर साहब को भी और मैडम पुष्पांजलि को भी धन्यवाद मैं देता हूं, जो मुझे ये यहाँ से इस केवी स्टूडियो से हो सकता है कि इंटरनेशनल पैमाना पर मेरी जुबान मेरी आवाज़ जाए, उसके लिए मैं बहुत बहुत केवी स्टूडियो के सभी आदमी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद पोद्दार है। मेरे पिताजी स्वर्गीय महादेव पोद्दार। मेरा घर मालती है, पीपरा दिवस पंचायत में पड़ता है, बेगूसराय जिला बरौनी प्रखंड में पड़ता है जी। और मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, बहुत निहायत गरीब परिवार से। मेरा बचपन बहुत ही कष्ट में बीता है जी। और मैंने काफ़ी संघर्ष किया है। वो बचपन क्या कहता है और आजकल यदि वह व्यवस्था किसी को मिलता है तो गलत रास्ता अपना लेता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहा करते थे, बेटा नमक चाट करके एक गिलास पानी पी करके रह जाना, लेकिन कभी भी गलत किसी के पैसा को ग्रहण करने का प्रयास मत करना। जी। मैं गरीबी स्थिति में पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, अपने गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। 5वां क्लास सब क्लास से मैं थक कर, तीसरे क्लास से मैं फर्स्ट डिवीजन से पास करते आया। छठा क्लास 1966 में मैं छठा क्लास में आरकेसी स्कूल बरौनी फुलबरिया में मैं एडमिशन लिया और वहाँ से मैं पढ़ते गया। सभी क्लास में हम सेकंड डिवीज़न करते गए जी। जहाँ तक कुछ संगीत की बात आई तो मैं संगीत में कंपटीशन लड़का और लड़कियों में होता था जी। और चलता था, वो शनिवार का संगीत का कार्यक्रम चलता था तो मैं उसमें भी आगे रहता था। चित्रकला में भी मैं आगे रहता था जी। और मैट्रिक भी मैं सेकंड डिवीज़न से पास किया जी। मैट्रिक की परीक्षा 1972 में मैंने जब दिया तो जिस दिन इतनी कड़ाई परीक्षा थी, बीहट हाई स्कूल में जगत दरबार पर रिटायर्ड हेडमास्टर थे, मेरी कलम गिर गई थी। उस दिन हिंदी की परीक्षा थी जी। और मैं चोरी नहीं करता था, मात्र 55 नंबर का हिंदी लिखा और उतना बढ़िया लिखा कि 55 में मुझे 45 मार्क्स आया। वाह। और इसी क्रम 1900 विद्यार्थी जीवन में ही मुझे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी से मुलाकात भी हुई, मुझे आशीर्वाद भी दिए। और मैं 1968 में इसी विद्यार्थी के क्रम में जब 8वां क्लास में आरकेसी स्कूल में पढ़ते थे, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ये हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर बसंतदेव कुमार, आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, ये सारे जितने भी बड़े बड़े कवि थे, सभी लोगों को मुझे सेवा करने का 4 दिन मुझे मौका मिला। क्या बात है। और मैंने डॉक्टर दिनकर जी तो मैं स्पेशली सेवा करता था जी। और बोलते थे कि बेटा क्या नाम हुआ, कहाँ घर छिपा, तो मैं बताता था। मेरे चचेरे भाई भी वहाँ असिस्टेंट हेडमास्टर थे, चचेरा भाई थे, बड़े चचा के लड़का जी। तो इस ख्याल से हमारे गंगोत्री स्वर्गीय गंगोत्री बाबू हेडमास्टर थे जी। तो और कहा कि नहीं बहुत अच्छे विद्यार्थी है, बहुत सालिम विद्यार्थी है, इसी को चाहिए। मैं 8वां क्लास में पढ़ता था और मेरे सारे कवियों की भोजन और नाश्ता की चाय की व्यवस्था हमारे हाथ सौंप दिया उन्होंने जी। और मैं श्रद्धा से, तहे दिल से, ईमानदारी से गुरु सेवा में रह करके डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर सहित जितने भी कवि हमारे अखिल भारतीय पैमाने पर आए थे, मैं उन लोगों का स्वागत किया, सम्मान किया और सेवा किया जी। मैं उसके बाद मैट्रिक 1972 में करने के बाद बरौनी APSM कॉलेज में आया। मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी। मैं गरीब परिवार से था, पेट में अनाज नहीं, कपड़ा नहीं, पैर में जूता नहीं जी। फिर भी किसी तरह एडमिशन आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैंने जब बढ़ाया पैसा, फिर मन लगा कि नहीं इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, MBBS एलोपैथ में जाएंगे। तब तक बरौनी APSM कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं और वहीं इंटर में हम एडमिशन लिए। संजोग बस कहिए कि जो JP आंदोलन चल रही थी, जयप्रकाश बाबू GD कॉलेज भी आए हुए थे और हम लोग की परीक्षा चल रही थी। उस परीक्षा में हम लोग विद्यार्थियों का विद्रोह चल रहा था जी। हम लोग उससे निकल करके कभी कॉपी फाड़ देना, कभी कॉलेज से निकल जाना, कभी हम लोग
गोली के नोक से निकले हैं। हमारे ही सामने में जीटी कॉलेज से जब हम लोग भागे कॉपी फाड़ करके, तो सामने डॉक्टर विश्वनाथ सिंह शर्मा के बगल में जो राहर और मकई का खेत था उसमें एक विद्यार्थी मारा गया था, गोली चली थी जी। तो ये विद्यार्थियों का आंदोलन चला जेपी आंदोलन में, तो उसमें 2 साल ब्रेक होना पड़ा। फिर मैं इंटर किया 1977 में जी। और 79 में मैंने बीएससी ये बायोलॉजी से किया है। वाह सर, जैसा कि अब आपने बताया कि आप रामधारी सिंह दिनकर जी से मिले, उनकी सेवा की, ये तो बहुत गर्व की बात है। तो उस पल में आपको क्या सीखने को मिला उनसे? उनकी संस्कार को देख करके, उनकी शालीनता को देख करके जी। मुझे लगा कि इनके जैसे गौरवान्वित ज्ञान को, इनके संस्कार को ग्रहण करना चाहिए। उन्हें बहुत नम्रता, शालीनता और व्यवहार कुशल, सरल, सादगी, बिल्कुल सादगी उनमें थी जी। और मैंने उनकी सादगी को नम्रता पूर्वक अपने जीवन में भी उतारते हुए अभी तक आया हूँ। इसके साथ साथ मुझे अध्यात्म में बचपन से ही लगन है जी। तो अध्यात्म में रुचि आपकी कैसे हुई? अध्यात्म में हम बचपन से चूँकि देखते थे विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा त्रुटि, और मैं सिनेमा देखता था बहुत, और भक्ति भाव में साधु संतों का भी संग होता था। हमारे यहाँ साधु संत भी आते जाते रहते थे, और गंगा सागर क्षेत्र में बाबूजी के बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे के साधु संत आते थे जी। अयोध्या, हनुमानगढ़ी, सब सारे लोग, गंगा सागर के जितने भी महंत हैं सब हमारे यहाँ भोजन करते थे, हमारे यहाँ रहते थे सारे लोग। अभी भी हमारे बाबूजी के नाम पर गंगा सागर जाइए तो बड़ी आदर से वहाँ के जो पुजारी हैं, साधक हैं, आपकी सेवा करेंगे जी जी। और बचपन से 1963 में जब हम पढ़ते थे तो हमारे भाई, बड़े भाई जो टीचर थे, उनके सानिध्य में रह करके मुझे सीखना पड़ा। सुबह में उनकी तबीयत खराब थी, टहलते थे, घूमते थे, तो मेरा कर्म था 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और साथ जाना, पढ़ना, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते, जो कंठस्थ करते याद होता था। और मैं पूरे बदन में तेल लगा करके एक्सरसाइज करके मैं दौड़ता था 5 किलोमीटर जी। और वहाँ से आने के बाद कसरत करता था, एक्सरसाइज करता था जी। और नाश्ता में चना लेता था, मधु लेता था, और उसके बाद माँ 1 गिलास दूध दे देती थी जी। तो दूध पी लेते थे। मेरा अभी उम्र जो है 69 वर्ष 1 महीना होने चला है। वाह जी जी। और अध्यात्म में उसी समय से हम धीरे धीरे साधना करते चले गए। ब्रह्म मुहूर्त की जागृति होता है, लोगों को 10 लाभ होता है जी। सभी मानव को, वह किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मानव का धर्म है ईश्वर भक्ति की ओर आना। यदि मानव वह ईश्वर भक्ति की ओर यदि मुखर नहीं होता है तो अपने को जीते जी मरा हुआ समझना चाहिए, मृतक समझना चाहिए जी। गजेंद्र जी, जैसा कि मुझे पता चला है कि आपने खुद से एक दो भजन लिखी है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो भजन सुनाएं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जो पूर्ण ज्ञान के स्वरूप थे और साहिब स्वामी जी महाराज, उन्होंने भी इस पर आशीर्वाद दिया है। वाह। तो मैं आप लोगों को इस पद में गुरु की महिमा को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। गुरु पार ब्रह्म तू, राम कृष्ण तू, सच्चिदानंद हरि नारायण गुरु तू, सच्चिदानंद हरि नारायण गुरु तू, सच्चिदानंद हरि नारायण गुरु तू, जगन्नियंता तू, जगपालक तू, लक्ष्मीपति विष्णु हरि गुरु तू, लक्ष्मीपति विष्णु हरि गुरु तू, लक्ष्मीपति विष्णु हरि गुरु तू। गुरु क्या होते हैं? तत्व ज्ञानी होते हैं। तत्व की परिभाषा भी हम आपको संकेत में हम देंगे जी। तत्व ज्ञानी तू, परम विज्ञानी तू, सब में व्यापक सदगुरु तू, सब में व्यापक सदगुरु तू,
सब में व्यापक सदगुरु तू, शोध प्रबुद्ध तू, ज्ञान दाता तू, परम दयालु उपकारी गुरु तू, परम दयालु उपकारी गुरु तू, परम दयालु उपकारी गुरु तू, परम प्रचंड नितु शक्तिदायन तू, उमापति शिव शंकर गुरु तू, उमापति शिव शंकर गुरु तू, उमापति शिव शंकर गुरु तू, गणेश सरस्वती शेष गावे स्तुति, गणेश सरस्वती शेष गावे स्तुति, प्रभु नर नारायण गुरु तू, प्रभु नर नारायण गुरु तू, प्रभु नर नारायण गुरु तू। अब दया का भीख मांगते हैं, वो क्या क्या देते हैं, सब कुछ देते हैं गुरु जी। दया करो तू दया निधि तू, दो भगत सदा सतसंग गुरु तू, दो भगत सदा सतसंग गुरु तू, दो भगत सदा सतसंग गुरु तू, कहते हैं गाजो गुरु महिमा गाओ, बड़ी उपकारी गुरु में ही तू, बड़ी उपकारी गुरु में ही तू, बड़ी उपकारी गुरु में ही तू, गुरु पार ब्रह्म तू, राम कृष्ण तू, सच्चिदानंद हरि नारायण गुरु तू, सच्चिदानंद हरि नारायण गुरु तू, सच्चिदानंद हरि नारायण गुरु तू। जय गुरु। वाह वाह, बहुत ही सुंदर रचना है आपकी, और मैं भी महर्षि गुरु को बहुत बहुत नमन करती हूँ, आपके गुरु हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बच्चे अध्यात्म से दूर जा रहे हैं, इसलिए कि हमारे गार्जियन जो हैं जी बिल्कुल, अपने बच्चों के प्रति वो पूछते हैं कि साधना करने लगेगा साधु हो जाएगा संत हो जाएगा। नहीं, अपने को जानिए, वहाँ सरस्वती विराजमान है जी। सरस्वती, लक्ष्मी, भगवान शिव, विष्णु पहले स्टेज में विराजमान है जी। परमात्मा तो बहुत दूर है। जहाँ प्रकाश का दर्शन होगा जी, जहाँ प्रकाश में शब्द की सुनाई पड़ेगी, उसी प्रकाश में शब्द की सुनाई पड़ती है, जिस तरह से अभी बादल गरजता है जी। गजेंद्र सर, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप संत मत सत्संग समिति के जिला मंत्री हैं जी। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं सत्संग सेवा करता था जी। मेरी हार्दिक इच्छा रहती थी, मन में लालसा रहता था, श्रद्धा रहती थी कि साधु संतों की गुरु की सेवा करें। तो मेरे क्रियाकलाप को देखते हुए, मेरी जागरूकता को देखते हुए फुलवरिया दीनदयाल रोड में एक सत्संग मंदिर गुरु महाराज, वहाँ महर्षि मही परमन जी महाराज आते थे जी। और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मंदिर, जिस घर का मुंह कान ठीक नहीं है उसका क्या ठिकाना, इसलिए इसको तोड़ के बनो। बड़े बड़े बुजुर्ग जो हमारे जो राह दिखाने वाले थे संत मत के, यहाँ पर ये समिति को चलाने वाले, उन्होंने कहा गजेंद्र जी आप तो दीक्षा ले लिए हैं, शादी के पहले 1976 में हमने दीक्षा लिया था, गुरु महाराज स्वयं गुरु महाराज से दीक्षा लिया था। वाह। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज की ऐसी इच्छा थी कि ये बरौनी एशिया महादेश का प्रमुख स्टेशन भी है और उसमें मार्केट में ज़मीन है, टूटा फूटा खपरेल है, तो इसमें मंदिर बन जाए। कहा ठीक है, हम तो प्रयास करेंगे। और जब गुरु महाराज की हार्दिक इच्छा थी, हम लोगों को आत्मा से लग जाना चाहिए था जी। तो हमने बहुत दिनों से प्रयास किया और बार बार गुरु महाराज से कहते थे कि हुजूर जब तक हमारी सांस चल रही है
तब तक मुझसे सेवा लेकर के मंदिर की स्थापना करा ली जाए। हमने कई बार महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से आग्रह भी किया था आश्रम कुपाघाट भागलपुर जा करके कि हुजूर आशीर्वाद दीजिए, आप थोड़ा सा आशीर्वाद दे देंगे तो मंदिर निश्चित रूप से बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा देर रुकिए। मैं कई बार सपना भी देखा। एक दिन सपना में देखा कि हमारे गुरु महाराज, मैं जंगल की ओर जा रहा था और गुरु महाराज एक चटाई बिछा करके वहाँ बैठे हुए हैं। देखिए हमारे मन में जगा कि एक तो हम हैं पागल आदमी कि जो अकेले जंगल में जा रहे हैं, बाघ खाएगा, सिंह खाएगा, कौन खाएगा नहीं खाएगा, अब कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। एक बूढ़ा क्या करता है, जब नज़दीक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं। वहाँ जाके मैं साष्टांग दंडवत किया और वहाँ दंडवत करने के बाद गुरु महाराज से एक ही प्रार्थना किया कि गुरुदेव हमसे मंदिर बनवा लीजिए। मुझे तो औकात नहीं है, लेकिन मैं भीख मांग के ही मंदिर बनाऊंगा, आप हमको सहयोग करवाइएगा, मंदिर बनवा लीजिए। तो आज 4 मंजिल का मंदिर, डिजाइन बहुत सुंदर, उस मार्केट दीनदयाल रोड में सबसे सुंदर मंदिर डिजाइन में वो बनवाए हुए हैं और सभी लोगों के सहयोग से, जितने भी सब लोग हैं। तो उसके बाद लोगों में देखा कि नहीं एक्टिव कार्यकर्ता है, यही काम करेगा, तो मुझे वहाँ जिला मंत्री चुन दिया। जिला मंत्री चुनने के बाद हम महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का मंच का संचालन भी मैंने किया और मैं ही करता था। चूँकि मुझे जिला मंत्री बनाया गया, उस मंदिर का भी मंत्री बनाया गया और मैं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा का 2 टर्म कार्यकारिणी सदस्य रहा। मैं प्रस्ताव रखता था, मेरे प्रस्ताव को लोग पास करते थे, अध्यक्ष महामंत्री जी। उसमें सारे लोग, बहुत सारे अखिल भारतीय पैमाना पर लोग वहाँ कमेटी में जुटते हैं। तो मैंने वहाँ से अगले बार जब हसनपुर में जिला अखिल भारतीय हुआ था तो वहाँ हम अपनी वजह से अपनी इतना विस्तार दौड़ कार्यक्रम को ज़्यादा अधिक मात्रा में होता था, परेशान रहते थे, तो हमने रमेश रामका जी को हमने भार दे दिया है। गजेंद्र सर, जैसा कि मुझे पता चला है कि आप राजनीति में भी काफ़ी रुझान रखते हैं जी, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं जब छोटा बच्चा था तो उसी समय से हमारे परिवार के लोग जनसंघ का वोट देते थे। हमारे गार्जियन स्वरूप जो हमारे टीचर बड़े भाई थे, वो माँ को, बाबूजी को, चचा को, चाची को बताते थे कि दीपली छाप में वोट देना है जी। ये सादगी और सच बोलिए तो मैं स्पष्ट आत्मा से बोलता हूँ कि यह हिंदू संगठित वो था जनसंघ। तो जनसंघ में कोई उसमें लाल लटपटा वैसे कोई नेता दूसरे आचरण के नहीं थे, इसलिए सादगी देख करके वहाँ पर हम लोग वोट करते थे। तो जब मैं 18 वर्ष का आया तब तो वोट देने का अधिकार जब आया तो मैं वोट दिया। उसके बाद 1984 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये संगठन तय हुआ और बना ये पार्टी 1984 में, जिसके अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष हुए थे जी। और मैं उस समय से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर कार्यकर्ता हूँ। मैं फाउंडर कार्यकर्ता हूँ। जिला के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब हमको जानते हैं जी। गजेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि पहले जो आप 1984 की बात कर रहे हैं कि उस टाइम बीजेपी बनी थी, ये पार्टी बनी थी, तो उस टाइम की जो राजनीति थी और आज की जो राजनीति है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, उस समय की राजनीति में सादगी ज़्यादा थी जी, और अभी की राजनीति में सादगी है नहीं, छल प्रपंच ज़्यादा है जी। सच पूछिए तो चूँकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ, राजनीति तो विचारधारा से होती है जी, राजनीति विचारधारा से होती है और हमारे बेगूसराय क्षेत्र राजनीतिज्ञों का ये बहुत आयत मात्रा में और बहुत सुंदर क्षेत्र रहा है, संघर्षित क्षेत्र रहा है। अच्छे लोग अच्छे पद पर रहे, उन लोगों की देन है जो रिफाइनरी, टाउनशिप, ये फर्टिलाइजर, थर्मल, ये सिमरिया पुल, ये सब मिला है। बेगूसराय को सौभाग्य है और अभी भी मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से उच्च श्रेणी की, ये साधु विचार के हैं, संत विचार के हैं और इसलिए ये इनमें आत्मबल है, इनमें क्षमता है काम करने की, जनता के दुख दर्द को समझने की और ये जनता तक ये उनकी सुख और साधना को पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। साथ साथ ही बेगूसराय जिला को तो बहुत सारा चीज़ मिला है।
जी। देखिए डबल पुल मिला है, डबल रोड मिला है, ये 4 लाइन 6 लाइन का रोड मिला है, ये रिफाइनरी का विस्तारीकरण मिला है, फर्टिलाइजर का विस्तारीकरण मिला है, थर्मल का विस्तारीकरण मिला है, और गली गली गांव-गांव मैंने ये पक्की सड़क मिला है, बिजली मिली है, जी। नल जल से पानी मिला है। और ये राजनीतिक में शुद्ध राजनीति होना चाहिए, उसमें अध्यात्म से छूट जाता है तो राजनीति पक्की नहीं होती है। जी बिल्कुल। राजनीतिज्ञों को मैं बराबर कभी कभी कहता, राजनीतिज्ञों को अध्यात्म पर के भी अध्यात्म ज्ञान देना चाहिए। जी डॉक्टर रोशन सर, जो जो हमारे बेगूसराय के प्रतिभाशाली लोग हैं उनको ये मंच प्रदान कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात ही है कि जो डॉक्टर रोशन बाबू ये बेगूसराय के जिला के प्रतिभाओं को खोज करके अपने किसी स्टूडियो के माध्यम से ये इंटरनेशनल पैमाना पर उन्हें जागरूक और उनके भावना, उनके चरित्र को उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया है, और उनके विचारधारा को के भी स्टूडियो के माध्यम से ये संसार को देने का और संदेश देने का कार्य किया है। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और पुष्पा मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भी स्टूडियो में बुला कर मुझे मौका दिया है आप 2 शब्द बोलने का और मेरे अपने जीवन संबंधी कुछ कहने का। जी। इसलिए मैं बार बार और हमेशा धन्यवाद देता रहूँगा, और मैं सभी के भी स्टूडियो के सभी आदमी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।